साल 2019, तारीख 26, रात का समय। लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। बारिश शुरू होती है और लगता है कि बस सुबह ही तक तो है। उसके बाद सुबह उठकर वापस ऑफिस जाना है, काम पर लग जाना है। लेकिन चैन की नींद लेकर जब सुबह पटना वासी उठते हैं तो क्या देखते हैं। पटना का बाढ़ मेरे लिए भी बहुत यादगार रहा। मेरा घर कंकड़बाग में है, वो भी डूबा था। बाढ़ के दूसरे दिन एक ऐसी घटना हुई थी कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी। जब मैं सुबह दूध लाने के लिए निकला अपने रूम से, देख रहा हूँ मेरे गली में जो है वो घुटने भर पानी लगा हुआ है। तो हम जानना चाह रहे थे कि यह पटना ऐसे डूब क्यों गया। ये इतना भयंकर बारिश, एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है पटना। जब कहा है कि स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है पटना को, मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है यहाँ पे, वह शहर इतना दलदल में क्यों फंस गया? पटना का हर एक इलाका जलमग्न क्यों हो गया? हमारे दिमाग में सवाल कौंध रहे हैं। साल 2019, तारीख 26, रात का समय। लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं। बारिश शुरू होती है और लगता है कि बस सुबह ही तक तो है। उसके बाद सुबह उठकर वापस ऑफिस जाना है, काम पर लग जाना है। लेकिन चैन की नींद लेकर जब सुबह पटना वासी उठते हैं तो क्या देखते हैं। चलिए हम आपको 2019 साल में लेकर चलते हैं, आज के दिन लेकर चलते हैं, यानी कि 27 सितंबर के दिन लेकर चलते हैं, जब ऐसा कुछ हुआ था कि सभी पटनावासी दंग रह गए थे और सब कुछ उथल पुथल हो गया था। झमाझम बारिश हो रही होती है, लोग ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, घरों से निकलने के लिए बस तैयार ही हुए होते हैं कि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ये क्या हुआ। पानी से चारों तरफ सब कुछ घिर चुका है, कंधे तक पानी आ चुका है और खास तौर से वह इलाके जो सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं, जैसे कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, पटना सिटी, डाक बंगलो चौराहा, गांधी मैदान, ये सभी इलाके डूब चुके होते हैं। मैं भी इसी आस में घर से निकलती हूँ कि ठीक से कॉलेज पहुँच पाऊँगी और कॉलेज जाकर पढ़ाई कर पाऊँगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आधे रास्ते जाते ही पानी दिखाई देता है। फिर क्या था? समझ आता है कि पटना डूब चुका है, पटना बारिश से डूब चुका है और लोगों की जो हाल होने वाली है वो काफी भयावह होने वाली है। वायरल पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, कभी डाक बंगला चौराहा के, कभी गांधी मैदान के, कभी पटना सिटी के, कभी हमारे कंकड़बाग के। देखते हैं कि लोग जेसीबी से अपने घर लौट रहे हैं। जो लोग जिम जाने के लिए सुबह उठते हैं, वो जिम से अपने सामान वापस लाने के लिए कंधे तक पानी में डूबकर जा रहे होते हैं। जी हाँ, यही दृश्य हुआ था 2019 में। आप उसे भूल नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी पटनावासी उस दृश्य को नहीं भूल सकता। वो गरीब लोग जो झोपड़ी में रहते थे, उनकी मदद करने हम निकलते हैं। जी हाँ, पहले आपको लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ वायरल पिक्चर्स फेक हैं। मुझे भी लगा था। इसके फैक्ट चेक करने के लिए हम घर से निकले थे। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था, स्माइल चेन, और उन्हीं के थ्रू हम निकले थे बाहर लोगों की मदद करने। ये तस्वीर देखिए जिसमें हम खुद लोगों की मदद करने निकले और देख के चौंक सा गए थे कि कैसे गुजारा होगा यहाँ के लोग। और अब हम आगे की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। पटना का बाढ़ मेरे लिए भी बहुत यादगार रहा। मेरा घर कंकड़बाग में है, वो भी डूबा था। बाढ़ के दूसरे दिन एक ऐसी घटना हुई थी कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था तो कंकड़बाग शिवाजी पार्क के सामने एक गड्ढा था जिस पे ढक्कन नहीं था। मैं उसमें गिरा, यहाँ से फंसा तो बाल जान बच गई, लेकिन पैर में इतनी बुरी तरह चोट लगी कि वो जख्म जो है वो 1 साल बाद आज भी नहीं भरा है। और वो यादें जो हैं जब भी दिमाग में आती हैं, रूह कांप जाती है कि शायद उस दिन ज़िंदगी चली गई होती। जख्म के बाद से ऑफिस में ही रहना रहा। लाइव सिटीज़ के लिए तब हम काम कर रहे थे
और ऑफिस में ही सोते उठते थे, दिन भर ऑफिस में ही रहते थे, ऊपर का शरीर ठीक था तो काम भी करते रहते थे। मगर डे 1 को क्या हुआ, रात से आपको ये कहानी बताते हैं। जब सुबह 4 बजे नींद खुली तो मेरे पिताजी घर के सारे सामान जो नीचे रखे थे वो ऊपर कर रहे थे। घरों में पानी घुस चुका था, लेकिन तब पानी 1 बित्ते भर का था। और जब 7 बजा तब तक पानी बेड तक चढ़ चुका था। और ये हमारे लिए तो एक न्यूज़ था। तो हम भागे अपने अपने हम लोग दफ्तर की ओर, पटना का हाल दिखाते हुए किसी तरह लाइव सिटीज़ अपने दफ्तर पहुँचे और ये सारा न्यूज़ रिपोर्ट किया। अब रात को घर तो जाना था। घर जाने तक बारिश इतनी हो चुकी थी, पानी जल जमाव का आलम इतना बढ़ चुका था कि हमारे सहयोगी जो हमें छोड़ने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए कंकड़बाग। और कॉलोनी मोड़ के आगे से हम जैसे तैसे चलकर पहुंचे और किसी गाड़ी का सहारा लेकर डॉक्टर्स कॉलोनी से जब मलाही पकड़ी की ओर बढ़ रहे थे तो कमर तक पानी थी। जब कोई बड़ी गाड़ी गुजरती थी, स्कॉर्पियो या उससे कोई बड़ी गाड़ी, तो एक हल्फा सा आता था और जो गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहती थी वो तैरने लगती थी, वो तैर के रोड के किनारे लग गई थी। बाइक्स पानी में बह रहे थे और लोग किसी तरह उसमें चल रहे थे। मलाही पकड़ी, डॉक्टर्स कॉलोनी से मलाही पकड़ी पहुंचते पहुंचते तक मेरे शरीर में जान खत्म हो चुका था। मैं और आगे नहीं जा सकता था। वहाँ से 200 मीटर 300 मीटर दूर पर मेरा घर था, लेकिन हिम्मत टूट चुका था। तब एक जेसीबी वाले ने मुझे देखकर रोका। जेसीबी ने मुझे घर के पीछे उतारा और मैं घर पर पहुंचा तो देखा कि अब तो पानी पलंग के ऊपर तक चढ़ चुका है। सारे सामान कुछ ऊपर रख दिए गए हैं, कुछ और ऊपर रखे जा रहे हैं। मेरे पिताजी ये सारा काम कर रहे थे और ऊपर हम लोग चाचा के यहाँ शिफ्ट हो गए थे जब तक। तब फिर एक वीडियो मैंने किया भी अपने घर से, जो लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पे लगा हुआ भी है, और वो हालात दिखाए कि कितने बदतर हालात हो गए थे। उसके बाद पहली रात ऊपर चाचा के यहाँ किसी तरह कटती और दूसरे दिन वो हादसा होता है। तो ये बाढ़ का याद मेरे लिए भी बहुत दुखदाई है। और मेरे अकेले के घर में 1.5 से 2 लाख का सामान बर्बाद हुआ। बेड के अंदर रखे कपड़े, तोशक, कंबल, ये सब कुछ गीला हो गया। ये पानी 10 दिनों तक था और पूरे जगह पर बहुत बुरे हालात थे। कई लोगों की जानें भी गई थी। राजेंद्र नगर का और बुरा हालात था, मुझे याद है। मगर जब वो पानी गया 10-12 दिन के बाद, तो जो बदबू छोड़ कर गया वो और ज़्यादा ख़तरनाक था। वो यादें, वो महक, वो बदबू अभी भी एक दर्द का एहसास दिलाती हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी निकला, घर में कुछ फिर से सामान खरीदा गया और आया। और अब जब रात को बारिश होती है तो नींद नहीं आती है, खासकर उन लोगों को जो घर के जिम्मेदार लोग हैं, इस डर से कि कहीं फिर पानी ना आए और लाखों का नुकसान न कर जाए। आज 27 सितंबर है और 1 साल पहले पटना जो है आज के दिन डूब गया था। और ये 75 में एक बार बाढ़ आया था, जो हम लोग तो नहीं देखे हैं। जो बताते हैं ये लोग कि वो जो था बांध टूटने के कारण आया था। लेकिन ये पटना का जो बाढ़ था वो अलग था, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई थी, हथिया नक्षत्र चल रहा था। रात को मेरे सहयोगी ने बताया कि सभी लोग रात को बारिश हो रही है, आराम से खाना पीना खाए सो गए। मैं अपना घटना बताता हूँ। जब मैं सुबह दूध लाने के लिए निकला अपने रूम से, देख रहा हूँ मेरे गली में जो है वो घुटने भर पानी लगा हुआ है। दिनकर गोलंबर का इलाका था और आपको पता है कि राजेंद्र नगर जो इलाका था वो पूरी तरह डूब गया था। इवन कि बिहार के डिप्टी सीएम, उन्हें 3 दिन बाद रेस्क्यू करके निकाला गया था वहाँ से। समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ जो है कितनी भयावह होगी कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री राजधानी के सबसे पॉश इलाके में 3 दिनों तक फंसा रहता है और एनडीआरएफ की टीम उन्हें रेस्क्यू करके 3 दिनों बाद निकालती है। तो पटना का हालात कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जो पूरा इलाका है, यानी कि राजेंद्र नगर हुआ, फिर से आपको उसके आसपास के इलाका हुआ, जैसे कि मछुआटोली हुआ, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, दानापुर, डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड, सारे तरफ पानी ही पानी। ऐसा लग रहा था कि 2005 में जो मुंबई की बारिश हुई थी उसे दोहरा रहा है पटना। सारे लोग डरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि 27 को सुबह को बारिश रुक गई थी, 27 को पूरे दिन बारिश हुई। और ऐसे में ही आपको मैं एक और घटना बताता हूँ। दिनकर गोलंबर पर एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पर पेट्रोल रिस रहा था। 3 दिनों तक वो पानी में पेट्रोल रिसता रहा और अंतिम दिन उसमें भयानक आग भी लगी। चारों इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी कि ब्लास्ट होगा। लेकिन जो अग्निशमन के जो अधिकारी थे और वहाँ के कुछ रीजनल लोग थे, उन्होंने काफ़ी साहस का परिचय दिया और उससे लोगों को उबारा। आपको हम बता दें कि जब बारिश का समय था और पूरा पटना डूबा हुआ था, ऑफिस में लोग का जाना आना बंद हो गया था। एक तरह से कहें तो पटना में जल आपातकाल लग गया हुआ था।
और पटना नगर निगम के हाथ जो हैं पूरी तरह से खाली थे, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो तलाश की जाती है कि आखिर ये पटना में बाढ़ क्यों आया। तो इसका कारण भी था, बारिश तो ज़्यादा हुई थी नॉर्मल से, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो हम लोगों का ही गलती है, पटना नगर निगम का गलती है। हम लोग जो हैं जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल होते हैं, पॉलीथीन होते हैं और बहुत हज़ारों की संख्या में दारू की बोतलें उन नालों से निकली, जिसके कारण वो नाले जाम हो गए थे और ऐसे में पानी का निकासी सही से नहीं हो पाया। यहाँ के संप हाउस जो थे वो खराब चल रहे थे, सब की असलियत खुल खुल के सामने आई। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें हम कि जो राजेंद्र नगर का इलाका था, वहाँ एक हफ्ते तक वहाँ पे मोटर बोट चलती रही एनडीआरएफ की, और कितने संस्थाएं जो थी वो राहत एवं बचाव में लगी हुई थी। प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा को भी रेस्क्यू करके निकालना पड़ा, उसका भी आप विजुअल देखिए, कैसे उनको निकाल के बाहर लाया जाता है और उनको बचाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो है 27 सितंबर को पटना पर एक आफत बरसी हुई थी, और बारिश के साथ साथ हम लोगों की गलतियाँ, यहाँ की प्रशासन की गलतियाँ, इसके कारण ज़्यादा हम लोगों को भुगतना पड़ा। आगे की बात जो है, इस पर नेताओं के क्या रिएक्शन हुए, सरकार ने क्या फैसला लिया, इन सारी बातों को हमारे सहयोगी रंजीत झा लेकर आ रहे हैं, आप उनसे जुड़े रहिए। जब पटना की भयावह बारिश 2019 में इसी सितंबर महीने में हो रही थी, मैं अपने दफ्तर जाने के लिए निकल रहा था। मैंने जो चारों बगल अपने दृश्य देखे वह खौफनाक थे, भयावह थे। हमें डर लग रहा था कि हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं, हमारे लिए ऑफिस की गाड़ियां आई थी हमें ले जाने के लिए, जिसमें हम जा रहे थे, हमें लग रहा था कहीं हमारी गाड़ी डूब के बंद ना हो जाए या कहीं किसी गड्ढे में न फंस जाए, पलट ना जाए। कारण बहुत हैं, क्या कारण हुए थे। हमने जब दफ्तर पहुंचा तो हम जानना चाह रहे थे कि यह पटना ऐसे डूब क्यों गया। ये इतना भयंकर बारिश, एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है पटना, जब कहा है कि स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है पटना को, मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है यहाँ पे, वह शहर इतना दलदल में क्यों फंस गया, पटना का हर एक इलाका जलमग्न क्यों हो गया। हमारे दिमाग में सवाल कौंध रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि आखिर इससे निपटना कैसे होगा, और जो ये गलतियां हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम सबको तलाश कर रहे थे, हमारी टीम फील्ड में थी, लोगों को ढूंढ रही थी जिम्मेदार कौन है। कई ऐसे चेहरे सामने आने लगे जिसके बारे में हम आपसे बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली बात होती है तो पटना नगर निगम पे सवाल उठता है, और जब नगर निगम की बात आती है तो सवाल उठ जाता है कि वहाँ का मेयर कौन है, नगर निगम का कमिश्नर कौन है, ये सारी चीज़ें, नगर विकास मंत्री कौन है। हम इन सब की प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे, सबसे जानना चाह रहे थे कि भैया पटना डूब क्यों रहा है, लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं, आखिर जनप्रतिनिधि आप कहाँ हैं। आपने फील्ड में देखा हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं दिखा सिवाय पप्पू यादव के। पप्पू यादव कमर भर पानी में घुसकर लोगों की मदद करते दिखे, पटना की कई ऐसी संस्थाएं भी मदद कर रही थी। तो हमने जानकारी प्राप्त की मेयर से, हमें आश्चर्य हो गया जब मेयर को पटना के बारे में जानकारी ही नहीं थी। मेयर सीता साहू से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे कि मेयर साहिबा आप ये बताएं कि पटना में कितने संप हाउस हैं, कितने चल रहे हैं, नाला उड़ाही का काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो तमाम ऐसे बिंदुओं पर कितना बजट है उनको पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अल्फ़ाबेट नहीं पता था पटना नगर निगम का, कि कैसे पटना नगर निगम में कोई समस्या आती है तो उससे निजात पाया जाए। जब इनसे कोई बात नहीं हो सकी तो हमने रुख किया नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की ओर। सुरेश शर्मा से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वहाँ भी अलग अलग जानकारियाँ मिली, वो भी अपनी जिम्मेदारी से हटते दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुनता, एक नगर विकास मंत्री की कोई नहीं सुनेगा। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि नगर निगम के उस वक्त के जो कमिश्नर जब हाल में रिजाइन किए थे, अनुपम कुमार सुमन, जो आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्लूरल पार्टी में जाकर के वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इंसान उस वक्त पटना नगर निगम का साथ छोड़कर भाग जाता है और नगर निगम कमिश्नर की भूमिका से हट जाता है। तो नगर विकास मंत्री कहते हैं कि वो मनमौजीपन वाले व्यक्ति थे, जिनके पास काम करने का मन नहीं था, वो अपने हिसाब से काम करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। तो ऐसे ऐसे बयान हमें सुनने को मिले नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की ओर से। कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, उनको घेरा गया, लोगों से सवाल पूछे गए, लेकिन जो है परिस्थितियां जस की तस बनी हुई थी। जिस राज्य का डिप्टी सीएम उसका घर जलमग्न हो चुका हो, वह बिहार कैसा होगा, वह पटना कैसा होगा। हमने कई कारणों का पता लगाया, हमें पता चला कि नाला जाम हो रखा था,
उसकी सफाई हुई ही नहीं थी, नाला उड़ाई का काम ही नहीं किया गया था। इसके बाद आरोप किस पे लगा? बुडको का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा था उस पे ये आरोप लगा। उस आरोप में हम लोगों ने उनसे ही पड़ताल करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि भैया पटना डूब क्यों रहा है। तो जो आरोप सरकार के द्वारा या अफसरों के द्वारा या नगर निगम के द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि पटना डूबा है तो एल&टी की वजह से, लार्सन एंड ट्यूब्रो, जब उनके अधिकारी आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साफ साफ पटना प्रशासन झूठ बोल रहा है, हम लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट और स्मार्ट प्रोजेक्ट जैसे कई चीज़ों पे आरोप लगा दिए गए कि इनके वजह से गाद जमा हो गया, कचरा जमा हो गया और ये लोग जो है सही समय पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन असली कारण यह भी था कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार उस वक्त पटना नहीं पूरे बिहार में सुखाड़ जैसे हालात थे उससे निपटने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी भयंकर बारिश होगी, और बारिश हुई तो उन्हें लगा कि बारिश 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सुखाड़ पे ही काम करेंगे। ये आइडिया जो उनका दिमाग में आया वही इनको डुबा ले गया, और बारिश रुकी ही नहीं। 5-6 दिन की बारिश ने पूरे पटना को जलमग्न करके छोड़ दिया। सब कुछ तबाह होने लगा था, नरक जैसी स्थिति, गंदगी, महामारी, बीमारियां, घर में बदबू, ये सारी चीज़ों से लोग परेशान हो गए थे। तो ये तमाम ऐसे कारण थे जिसे आप अगर सोचेंगे तो लगेगा कि वह खौफनाक साल था, शायद इस बार वह गलतियां नहीं हो। इसलिए जब शुरुआत में बारिश हुई थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद निकले बाहर, मास्क पहने हुए, जो अमूमन नहीं निकलते थे कोरोना टाइम में, निकले थे। सारे संप हाउस का उन्होंने जायजा लिया, बातें की लोगों से, स्थितियों का जायजा लिया। सब कुछ करने के बाद उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि इस बार मामला ठीक है, हम बुरे नहीं फंसेंगे, लेकिन पटना में पानी जमेगा नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अभी भी बारिश में राजेंद्र नगर में पानी जमा है और कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हुए हैं, लेकिन पिछले साल से बेहतर स्थिति है और उम्मीद है इस बार विधानसभा चुनाव है तो सही सरकार चुनिए, सही प्रशासन तैयार होगा और सही काम होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। और हमारे साथ बाकी साथी अब जुड़ रहे हैं, अपना अपनी बात कहेंगे। हमने आपको बताई, हम तीनों ने आपको बताई कि कैसे पिछली बार पटना का क्या हाल हुआ था। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आगे जो भी आप सरकार चुने या फिर चीज़ों को सब कुछ देखकर 2019 में आपके साथ जो हुआ, 2020 में आपके साथ जो हुआ, पिछले 5 साल में जो आपके साथ हुआ, उन सभी का समीकरण कर कर ही अपना नेता चुने, अपना मुख्यमंत्री चुने। आदेश जी, आपने क्या ये पटना नगर निगम पर जो आरोप हमेशा लगते रहता है वो सही है। वो गलती करते हैं और इसी का खामियाजा पटना शहर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बारिश हुई 2 दिन बाद बोरिंग रोड में धूल उड़ रहा था और यहाँ पर नाव चल रहा था, तो पटना नहीं डुबाया गया था। इसको पूरी प्लानिंग के तहत डुबाया गया था। और अभी भी देखिए तो शहरों में नाला का काम 1 साल बाद तक चल रहा है और बरसात में शुरू किया गया उसको, अभी थोड़े दिन पहले। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कितना जागरूक है यहाँ पर सरकार, और भगवान ही बचाते हैं इस शहर को, इस राज्य को। अधिकारी प्रशासन यहाँ पर जो आपदाएं आती हैं उनसे उबारने में कोई मदद नहीं करते हैं। तो इसलिए मतदान का समय है, वोटिंग का समय है, अपने अधिकार को समझिए और जिम्मेदार लोग को बैठाइए जो कि आपके हित में फैसले लें और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाए, आसान बनाए। तो यही मेरा कहना है। कुल मिलाकर हम लोग अब चुनावी मोड में हैं, लेकिन नज़र हमारी इन सब चीज़ों पे भी बनी हुई है। हम आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही मुद्दा बनता है सरकार बनने, बिगड़ने और चुनाव का भी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं थी रिया और हमारे साथ रंजीत सर और आदेश जी थे। हमने आपको कहानियाँ बताई, आपको हम फ्लैशबैक में ले गए 2019 के बाढ़ के समय की। एक्चुअली वो बाढ़ नहीं था, जल जमाव था। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक और बात कहना चाहूँगी लास्टली कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बने, प्लास्टिक और ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें, नाला में ना फेंके, ताकि उसी की वजह से वो जमता है और पानी भी जमती है। और बाकी तो सरकार की नाकामी है ही। तो हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। धन्यवाद।